हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में वैक्सीन के बारे में डिटेल में डिस्कस किए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लीन द एनवायरनमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका होती है, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसको कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, जिसको जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। तो बूझो और पहेली इसी बात को डिस्कस कर रहा है और उन्होंने देखा कि क्या देखा कि गार्डन में गार्डनर क्या कर रहे हैं, मेन्योर बना रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या देखा कि गार्डनर जो है अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्त के साथ मेन्योर बना रहे हैं। ठीक है, तो मेन्योर बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि वो क्या किए उसके गार्डनर, दे collected waste of the plant, vegetables, fruit from the nearby house। नजदीकी घर से वो क्या लिए, प्लांट का जो बचा हुआ होता है वेस्ट वो लिए, वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट लिए और उसको क्या कर दिए, गार्डन में ले गए और एक गड्ढा किए और उस गड्ढा में डिस्पोज कर दिए, उसमें फेंक दिए। कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद वो खुद ब खुद क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया मेन्योर में, है ना। तो ये जो मेन्योर में कन्वर्जन हुआ वो क्यों हुआ, ये आप जानते हैं। यह मेन्योर में कन्वर्जन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, इसीलिए वो कन्वर्ट हो करके मेन्योर बन गया। और वो मेन्योर को उसके गार्डनर क्या किए, फ्लावर्स जो लगाए हुए थे स्कूल में उसमें डाल दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, सड़ने के लिए सबसे बड़ा काम जो है कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस काम को करता है। अब बात आती है कि सारा गार्बेज जो होता है क्या वो डिकम्पोजेबल होता है, क्या वो सड़ता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमारे जो यहाँ जितने भी सारे हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, क्या सारा वेस्ट डिकम्पोजेबल है। तो बूझो और पहली इसी बात को डिस्कस कर रहा है, वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, ये जो डिकम्पोज हो गया ये हुआ कैसे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी किया, एक क्रियाकलाप किया। तो क्रियाकलाप क्या किया कि दो पोट लिया उन्होंने और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल हाफ जो है सॉइल भर दिया। उसके बाद उस पर लिख दिया, एक पोर्ट पर लिख दिया ए और दूसरे पोर्ट पर लिख दिया बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, पोर्ट ए में क्या किया, प्लांट का जो वेस्ट होता है वो उससे उसको भरा, उसको डाल दिया। और दूसरे वाले पोर्ट में वो क्या किया, पॉलीथीन बैग डाला, एम्प्टी ग्लास बोतल डाला और ब्रोकन प्लास्टिक का जो टॉय होता है, खिलौना होता है, उसको डाल दिया। और उसके बाद वो क्या कर दिया, 3-4 वीक के लिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, तब उन्होंने देखा क्या कि अच्छा आप बताइए कि वो क्या देखा होगा। आप खुद समझ गए होंगे कि पोर्ट ए में जिसमें क्या किया था, वो प्लांट का जो जितने भी सारे चीज वो रखे थे, उसमें फेंके थे, वो क्या हो गए, सड़ गए, है ना, वो सड़ जाएंगे। और प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोजेबल तो है नहीं, वो वैसा का वैसा ही रह गया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पोर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप दैनिक जीवन में देखते ही हैं। इफ सो, अगर आपको डिफरेंस दिखा तो वो डिफरेंस क्या था, तो यू फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, पोर्ट ए में जो प्लांट वेस्ट था वो सड़ गया, पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गया। तो ये डिकम्पोज जो हुआ वो किया कौन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया। तो कहता है plant waste has been converted the manure by the action of microorganism।
माइक्रोब्स। आप नोट्स में ये लिख सकते हैं, हाईलाइट जो किया हुआ है कि प्लांट वेस्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, जब उसमें क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब उसको डिकम्पोज करता है तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि दूसरे वेस्ट जो प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है मैन्योर में। वो कहता है रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन। डिड यू नोटिस दैट पोर्ट बी, द पॉलीथीन बैग जिसमें था, एम्प्टी ग्लास था, बोतल था, ब्रोकन टॉय था, ये डिड नॉट अंडरगो सच चेंजेस, इस चेंजेस से वो नहीं गुजरे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एक्ट ऑन इट, है ना, कांट कन्वर्ट them into the manure because that the substance which was in the pot B is unconvertible, है ना, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, इसीलिए वो जो है कन्वर्ट हुआ ही नहीं मैन्योर में। You often see large amount of dead organic matter in the form of dying plant and something dead animal। आप अक्सर देखे होंगे कुछ जो है प्लांट का भाग या कोई एनिमल जब मर जाता है तो उसको फेंक देने पर क्या हो जाता है, ग्राउंड पर कहीं फेंक दिया गया और वो कुछ दिन के बाद वहां आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में कितना मददगार साबित होता है। लेकिन प्लास्टिक के जो भी वेस्ट होते हैं वो जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता, इसीलिए बार बार सरकार के क्या करती है, प्लास्टिक को कम यूज करने के लिए कहती है, और सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी क्या कर दिया है सरकार, बैन कर चुकी है ना। तो कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस देयर बाय क्लीन इन्वायरमेंट, और वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। अब है दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायक होता है, जैसे कि ईस्ट का बात किए थे हम लोग, ईस्ट का बात किए थे कि नहीं, कि ईस्ट क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, यह इससे हम लोग वाइन का तैयार करते हैं, और बेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पर केक बनाया जाता है वहाँ ईस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, लैक्टोबैसिलस था एक, जो जिससे हम लोग दूध से दही बनता है, तो दही अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो हम लोग दही नहीं खा पाते, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। सेम उसी तरह से एक बैक्टीरिया था राइजोबियम, वो क्या करता था, नाइट्रोजन से जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता था ताकि नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधा को दे सके, क्योंकि डायरेक्ट पौधा जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है एनवायरमेंट में, लेकिन डायरेक्ट प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उसको हेल्प कौन करता है, राइजोबियम करता है। तो इस तरह से वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने देखा वो हमारे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। कहता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉज करता है डिजीज, ह्यूमन में भी, प्लांट में भी, एनिमल में भी। इस तरह के डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नाम दिया गया है पैथोजेन का। क्या नाम दिया गया है, पैथोजेंस। अब पूछेगा व्हाट इज पैथोजेंस, तो आप क्या बोलेंगे, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीजेज टू द प्लांट, एनिमल एंड द ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को सड़ा देता है,
और फूड के साथ साथ क्लॉथ को भी, कपड़ा को भी सराहता है और लेदर को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज। मतलब ये जितने डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज फैलाते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कहता है पैथोजेन इंटर आवर बॉडी, हमारे शरीर में वो इंटर करता है। तो इंटर करने का मीडियम क्या होता है? तो एयर, जो हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू पैथोजेंस हमारे अंदर जाता है। साथ ही साथ पानी के माध्यम से जाता है जो कि हम लोग पीते हैं, और फूड जो हम लोग खाते हैं। इन सब जो है मीडियम से हमारे अंदर पैथोजेंस प्रवेश होता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जब कोई व्यक्ति किसी खास तरह की बीमारी से ग्रसित है और उसके कांटेक्ट में आप जब आएंगे तो क्या हो जाते हैं? आप भी कंटामिनेट हो जाते हैं, आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज होता है इसी को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किसके किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। उसी डिजीज को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, हाईलाइट किया हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिखिए, फिर आगे देखिए। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज। अब इस तरह के डिजीज का अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तब आप क्या लिखेंगे? कोलेरा लिखेंगे, कॉमन कोल्ड लिखेंगे, चिकन पॉक्स लिखेंगे और ट्यूबरकुलोसिस लिखेंगे। ये जो सारी बीमारियां हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से एक से दूसरे में फैलता है। तो कहता है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से अगर सफर कर रहा है तो वो छींकता है तो बहुत सारा फाइन ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कैरी थाउजेंड ऑफ वायरस, जिसमें एक एक ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड ऑफ वायरस होता है, एयर में वो स्प्रेड हो जाता है। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, वही वायरस हेल्दी पर्सन के शरीर में जब एंटर कर जाता है तो उसको भी कोल्ड स्नीज हो जाता है ना, कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां उसको भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये स्प्रेड होता है। लेकिन आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको प्रिवेंट करने के लिए हाथ में जो है रुमाल रखें, और जब कभी भी आप खांसें और छींकें तो आप अपने हाथ को जो है अपने नाक और मुंह के सामने रखें, या तौलिया या हैंडकरचीप जो भी है उसको सामने रखें। वी शुड कीप हैंडकरचीप ऑन द नोज माउथ, है ना, व्हाइल स्नीजिंग। आप जब छींकते हैं तो इट इज बेटर टू कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और आप इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने के लिए कुछ कैरियर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक हेल्दी जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ व्यक्ति में जो ले जाता है, वो कैरियर्स हो गया। कुछ इंसेक्ट हैं या एनिमल हैं जो क्या करता है? कैरियर्स का काम करता है। जैसे कि पैथोजेंस को वो द फ्लाइज, जैसे कि आप देखेंगे हाउस फ्लाइज जो है वन ऑफ द कैरियर्स व्हिच क्या करता है? पैथोजेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जैसे कि देखिए गार्बेज पे हमेशा देखते होंगे कि हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है वो बैठ जाती है, और या एनिमल के एक्सक्रेटरा पे, जैसे कि एनिमल कहीं पे एक्सक्रेट किया तो वहां पे बैठ गया उस पर, और वो जो है फूड खुला में जो कहीं पे फूड आइटम्स रखा हुआ है वहां पे वो
जो है बैठ गया तो उसके पैर में जो है ये पैथोजेंस चिपक जाता है और वही पैथोजेंस उस फूड पर चल जाता है। जब कोई व्यक्ति वो अनकवर्ड फूड खाया तो वो बीमार पड़ जाता है ना? तो कहता है कि हुएवर ईट द कम्युनिकेटेड, जो वो कंटामिनेटेड फूड खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइस, इसीलिए हमेशा ही कहा जाता है कि आप कवर्ड फूड ही खाएं। कहीं बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि फूड अगर कवर्ड है तभी खाएं और अनकवर्ड फूड को अवॉइड करें, कंज्यूम मत करें। इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब कुछ कैरियर का नाम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है कि फीमेल एनोफिलीज एक मॉस्किटो है जो कैरी करता है पैरासाइट्स मलेरिया का। जब फीमेल एनोफिलीज आपको काटता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मक्खी के काटने से, किस मच्छर के काटने से जो है मलेरिया हो जाता है? तो फीमेल एनाफिलीज के काटने से मलेरिया हो जाता है। उसी तरह फीमेल एडिस मच्छर के काटने से डेंगू नामक बीमारी हो जाता है। तो इस तरह के जो हार्मफुल डिजीजेज हैं जो कि बहुत खतरनाक है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको फैलने से आप रोक तभी सकते हैं जब क्या हो, इस मॉस्किटो को ब्रीड होने से रोक दें। और ब्रीड ये कैसे होता है, कहाँ होता है? तो जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है, जहाँ पर पानी का जमाव होता है, वहाँ ये ब्रीड करता है। जब पानी का जमाव ही नहीं होगा तो ये ब्रीड नहीं करेगा, ये अपना संख्या नहीं बढ़ाएगा और यह बीमारी को नहीं फैलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप क्या करें, अपने आस पड़ोस पानी को नहीं जमने दें, है ना? जहाँ भी पानी है उसको साफ सुथरा रखें। ठीक है, इस तरह से हम लोग इससे बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।